प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। आप सभी का वेलकम। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तरोताज़ा होंगे, ऊर्जावान होंगे और नई क्लास को पढ़ने के लिए, नया टॉपिक समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। सरिता जी कैसे हो आप? अनुराधा गुड इवनिंग, शिवांगी गुड इवनिंग, शिफा, आकृति, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। फिर हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन कैसे होता है, किस राजनीतिक संस्था या संवैधानिक संस्था के द्वारा होता है, किस संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, और भारत के संविधान के समस्त प्रावधानों को संविधान संशोधन प्रक्रिया के नज़रिए से कितनी भागों में बांटा जा सकता है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा भारत का संविधान जो एक लिखित संविधान है, क्या वो लचीला संविधान है यानी फ्लेक्सिबल, या कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि कठोर। ये डिपेंड करता है कि किसी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, कितनी आसान है या कितनी जटिल है। ठीक है बच्चों। आकाश गुड इवनिंग, नूर हसन जी गुड इवनिंग, राघव गुड इवनिंग, सरिता गुड इवनिंग। बिल्कुल शिवांगी जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, यही नाम है और आपका मैसेज भी मैंने पढ़ लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हमारी जो स्टडी है वो चल रही है। आज हमारी जो क्लास है वो 29th क्लास है, 29th क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन करने की शक्ति और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर एंड पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की शक्ति यानी पावर और प्रोसीजर यानी प्रक्रिया। ठीक है बच्चों। शालिनी जी प्रणाम आपको भी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस एंड पावर, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। नैन्सी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, आप जानते हैं, रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान, तो उसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिखी गई है। ठीक है बच्चों। और ज्यादातर जो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उन्हीं में प्रक्रिया दे दी जाती है। उत्तम जी आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम बच्चों। क्लास पे फोकस करते हैं, आ जाइए। तो भारत के संविधान में भी जो है संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रक्रिया, प्रोसेस दिया गया है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है जल्दी बताएंगे बच्चे? आर्टिकल 368। ठीक है बच्चों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और संविधान में संशोधन की शक्ति जो है संसद को दी गई है। अब देखते हैं कि क्या हमारा संविधान कठोर है या कि लचीला है। हमारा संविधान कठोर नहीं है, क्योंकि यहां पे जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान जैसी कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों। अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो संघीय संविधान है, वहां पे संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था हमारे देश में भी है, लेकिन हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था है। यूएसए में फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, वहां पे राज्यों के अधिकार जो हैं वो भारत के मुकाबले ज्यादा हैं।
इसलिए वहां पे जो संघीय संविधान है यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों, उसमें संशोधन की प्रक्रिया है वो काफी कठिन है, काफी जटिल प्रक्रिया है, उससे गुजरना आसान नहीं है। तो हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं है जितनी अमेरिका में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कठोर नहीं है, यानी कि वो रिजिड नहीं है। ठीक है बच्चों। इसी तरह ब्रिटेन के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसान है। सामान्य कानून को जिस तरह पारित किया जाता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ठीक उसी तरह ब्रिटेन की संसद जो है संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर सकती है, सेम प्रोसेस से। ठीक है बच्चों, सेम प्रोसेस से। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा संविधान जो है वो लचीला संविधान है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के जितनी आसान भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ब्रिटेन के जितनी आसान भी नहीं है हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बोला जाएगा कि वो लचीला संविधान है यानी फ्लेक्सिबल है, तो उस आधार पर फिर अगर तुलना करेंगे तो भारत के संविधान को नहीं बोला जा सकता लचीला। ठीक है बच्चों। तो एक तरफ तो कठोर संविधान है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक तरफ जो है लचीले संविधान है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में कहीं पड़ता है हमारा संविधान। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो रिजिड है न ही फ्लेक्सिबल है, वो दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों का समेकित रूप है, दोनों का एक तरह से कह सकते हैं सिंथेसिस है, मिश्रण है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। दोनों का मिश्रण है, कठोरता का और लचीलेपन का मिश्रण। या कह सकते हैं कि सिंथेसिस। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सिंथेसिस है। ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि किसी संविधान को रिजिड या कठोर बोला जाता है, किसी दूसरे संविधान को फ्लेक्सिबल या लचीला बोला जाता है, तो वो इस आधार पर बोला जाता है कि उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी आसान है या कितनी कठिन या जटिल है। ठीक है बच्चों। मूल कर्तव्य जो है वो बच्चों यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो हुआ करता था 1991 से पहले, उसके संविधान से प्रेरित हैं। और ये आज की कक्षा का विषय नहीं है, आपको पहली कक्षा देख लेनी चाहिए बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 में, ये आप जानते हैं, भाग 20 पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में दी गई है भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान में संशोधन जो है उसकी शक्ति दी गई है संसद को, भारत की संसद को। ठीक है बच्चों, भारत की संसद के माध्यम से संविधान संशोधन अधिनियम को लाकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। और संशोधन जो है वो 3 तरीके से होते हैं। ये प्रश्न जो है यूपीएससी पूछ चुकी है अभी इसी वर्ष 2024 की प्राथमिक परीक्षा में। एक होता है परिवर्धन, परिवर्धन यानी कि एडिशन, परिवर्धन यानी कि एडिशन के द्वारा जोड़कर। संशोधन जोड़कर भी किया जा सकता है, जैसे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया भाग 9 है नगर पालिकाओं वाला। ठीक है बच्चों। इसी तरह भाग 4A जोड़ दिया गया। तो जो भी एडिशनल जोड़ा जाता है, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो भारत के संविधान का भाग हो या वो अनुसूची हो, ठीक है बच्चों, तो उसको बोला जाएगा कि संविधान संशोधन हुआ है एडिशन के माध्यम से, यानी कि परिवर्धन के माध्यम से, परिवर्धन। ठीक है बच्चों।
अभी ये पूछा था परीक्षा में। और संशोधन का दूसरा तरीका है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि वेरिएशन। वेरिएशन जैसे कि आर्टिकल 45 की भाषा को बदल दिया गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 की भाषा को बदल दिया गया था। 2002 से पहले आर्टिकल 45 कहता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों संबंधी उसमें कुछ प्रावधान था, और उसके बाद 0 से 6 वर्ष के बच्चों संबंधी प्रावधान उसमें डाल दिया गया आर्टिकल 45 में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया परिवर्तन यानी कि वेरिएशन। तो वेरिएशन के माध्यम से संभव है संशोधन। तीसरा तरीका जो संशोधन का है वो है निरसन यानी कि रिपील, यानी कि किसी संविधान के किसी भाग को या किसी अनुच्छेद को हटा देना, समाप्त कर देना, रिपील कर देना। ठीक है बच्चों, जैसे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया, आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया है, ऐसे ही अनेकों आर्टिकल जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो 3 तरीके से होता है, और यहाँ पे यहीं से बिल्कुल प्रश्न बना था यूपीएससी प्री में, यूपीएससी प्री 2024 में। ठीक है बच्चों, आकाश सिंह, ठीक है बच्चों, वेलकम। यूपीएससी प्री में 2024 में पूछा था ये प्रश्न, तो ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या शक्ति है, उस पर न्यायपालिका के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा लगाई गई है। यानी कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है संसद की आर्टिकल 368 के अंतर्गत, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, उसकी सीमा है। और ये जो सीमा है ये लगाई है उच्चतम न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में ये फैसला आया था, और इसके माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था, संविधान की मौलिक संरचना या संविधान की मूल संरचना। कुछ ऐसे आधारभूत राजनीतिक सिद्धांत जिन पर हमारा संविधान आधारित है, उनमें परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है भारत की संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, संसद को भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भाग या अनुच्छेद या प्रावधान है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी। ठीक है बच्चे, तो मूल संरचना का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती मामले से, यानी 1973 से। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट या फिर डॉक्ट्रिन। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का भाग है। क्लियर है बच्चों? भारत की जो संसद है वो उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का भाग है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है बच्चों, एक तरफ तो संसद की शक्ति है, संविधान में लिखी गई है, संविधान के भाग 20 में दी गई है, आर्टिकल 368 में दी गई है, लेकिन उसके ऊपर न्यायपालिका ने कुछ सीमाएं लगाई हैं, और वो जो सीमाएं हैं वो इस केस में लगाई गई, यानी केशवानंद भारती मामले में
1973 से, और 1973 में 24 अप्रैल को ये डिसीजन आया था। तब से जो है ये प्रतिबंध लागू है, ये सीमाएं लागू हैं संसद की शक्ति पर। कैसी शक्ति? भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति। क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों बातों का आप ध्यान करेंगे, दोनों को लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान में संशोधन कैसे होता है, तो न्यायपालिका का ये जो निर्णय है इसको भी आप मेंशन करोगे, लिखोगे जरूर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रक्रिया है क्या। प्रक्रिया को डिटेल में देख लेते हैं, कैसे संशोधन होता है। सुवानी सिंह जी, आपका प्रश्न क्या है? सुवानी सिंह, आप क्या पूछना चाहते हैं बच्चे? एक बच्चे ने पूछा परिवर्धन क्या है। परिवर्धन मतलब एडिशन, यानी जोड़ना। जैसे संविधान में आज जो परिस्थिति है उसके बाद उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, एडिशनल, जो पहले से उसमें ना हो। जैसे कोई भाग जोड़ दिया जाए, जैसे कोई अनुच्छेद जोड़ दिया जाए। जैसे आर्टिकल 31 में जोड़ दिया गया था 31A, 31B, 31C। ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ जोड़ना। जैसे जोड़ा गया संविधान में भाग 9A, 9K, अनेक भाग जोड़े गए। ठीक है बच्चों, भाग 4K, मौलिक कर्तव्यों वाला भाग, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला भाग। आर्टिकल 51A जोड़ा गया। तो जोड़ना मतलब एडिशन करना। संविधान में जितने वर्ड्स हैं उनमें कुछ वर्ड जोड़ देना, किसी भाग के माध्यम से, या तो किसी अनुच्छेद के माध्यम से, या किसी अनुच्छेद में ही कुछ शब्द जोड़ देना। ठीक है बच्चों, बच्चे प्रोसेस तो एक ही है तीनों का प्रोसेस एक ही है। एक ही प्रोसेस फॉलो करना होता है। कई बार तीनों तरह के कार्य किए जाते हैं एक ही संशोधन अधिनियम के द्वारा। कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ हटा दिया जाता है, और कुछ शब्द बदल दिए जाते हैं। तो प्रोसेस एक ही है, प्रक्रिया तीनों की एक ही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, उसके माध्यम से तीनों कार्य कर दिए गए। कहीं पे कुछ ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, और कहीं पे किसी आर्टिकल की भाषा बदल दी गई। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया। केशवानंद भारती मामले से ये कॉन्सेप्ट दिया गया था शिवम जी। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा हुई, उसको डिस्कस किया गया, उसको एक्सपेंड किया गया। यहां से शुरुआत है। केशवानंद भारती मामले से ये कॉन्सेप्ट आ गया था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी ये 24 अप्रैल 1973 से लागू हो गया था। और उसके बाद से तो फिर अलग अलग जजमेंट्स में इसकी चर्चा होती रही। इसको और ज़्यादा परिभाषित किया कोर्ट ने। भारत के संविधान के कौन से ऐसे राजनीतिक सिद्धांत हैं, या कौन से ऐसे भाग हैं, या कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो जिनको बेसिक स्ट्रक्चर माना है, यानी मूल संरचना माना है भारत के उच्चतम न्यायालय ने। तो अनेकों फैसलों में इसकी चर्चा होती है, उनकी चर्चा करेंगे। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो यही है, भारत के संविधान की मूल संरचना। तो उसमें एक टेबल दी गई है, आपकी बुक में भी दी गई होगी, जिसमें ये दिया गया है कि कौन कौन से डिसीजंस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनमें किस किस बात को ये कहा गया कि ये जो बात है, या ये जो सिद्धांत है, या ये जो अनुच्छेद है, ये भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ठीक है बच्चे, तो अगला जो चैप्टर है उसमें हम फिर डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। और जिन डिसीजंस की आप बात कर रहे हो उन सभी निर्णयों की, सुप्रीम कोर्ट के उन सभी डिसीजंस की चर्चा उस चैप्टर में हम लोग करेंगे। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सुहानी जी, आर्टिकल, चलिए
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है एक संविधान संशोधन को, उसमें सब कुछ हुआ है, उसमें सब कुछ हुआ है। संविधान संशोधन अधिनियम 42 42वां 1976, उसमें तमाम तरह की चीजें संविधान में जोड़ी गई, तमाम तरह की चीजें हटाई गई और तमाम तरह के शब्द जो है बदले गए थे। बहुत ही बड़ा अधिनियम था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और उसके अंतर्गत तीनों तरह के कार्य किए गए। कुछ जगह शब्द बदले गए, कुछ प्रावधान हटाए गए और कुछ प्रावधान जोड़े गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया देख लेते हैं। विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, विधायिका, राज्य विधायिका में नहीं, यानी राज्य विधायिका को अधिकार नहीं है कि वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू करे। ठीक है बच्चों, केवल एक मामले में राज्य विधायिका की भूमिका होती है, वो भी एक संकल्प के माध्यम से। आर्टिकल 169, अगर कोई राज्य चाहता है कि वहां पे विधान परिषद का गठन भी कर दिया जाए या कि वहां पे जो विधान परिषद है उसे समाप्त कर दिया जाए, तो ये कार्य होता है भारत की संसद के माध्यम से, और इसको भी संविधान संशोधन माना जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू होती है ये राज्य की विधायिका के द्वारा एक संकल्प पारित होने से शुरू होती है। तो इसके अलावा और कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं है जिसकी शुरुआत राज्य की विधायिका के द्वारा होती हो। ठीक है बच्चों, तो राज्य विधायिका में पेश नहीं किया जाता संविधान संशोधन अधिनियम, ये केवल संसद में पेश किया जाता है, किसी भी सदन में। ठीक है बच्चों, विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो हम या कहें कि सरकार उसको पेश कर सकती है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, या तो वो लोकसभा में पेश हो, वहां से पास होकर वो राज्यसभा जाए, या तो वो राज्यसभा में पेश हो और वहां से वो पारित होकर लोकसभा जाए। ठीक है बच्चों, तो भारत की संसद के किसी भी सदन में या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा यह है कि यह विधेयक कौन पेश करेगा? कोई मंत्री कर सकता है या किसी निजी सदस्य के द्वारा भी किया जा सकता है। कोई मंत्री कर सकता है या कोई भी दूसरा सांसद कर सकता है। निजी सदस्य मतलब ऐसा सांसद, संसद का ऐसा सदस्य जो सरकार का हिस्सा ना हो, यानी वो मंत्री परिषद का हिस्सा न हो। ठीक है बच्चों, कोई भी सांसद। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, जो कि रूटीन प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी विधायन की प्रक्रिया हो उसको शुरुआत की जाती है उसकी कार्यपालिका के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। क्लियर है बच्चों? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है या किसी निजी सदस्य या प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, यानी कोई भी सांसद उसको पेश कर सकता है या तो मंत्री उसको पेश कर सकता है। बिल्कुल शिवम जी, राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किए जाते क्योंकि अधिकार संसद को है ना, अधिकार संसद को है, संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है। इसके अलावा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है वो आवश्यक नहीं है। इसमें कोई डाउट बच्चों? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले। ठीक है बच्चों, क्लियर? संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको अलग अलग दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना होता है। ठीक है बच्चों, यानी अगर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाए, गतिरोध यानी कि दोनों सदनों की सहमति ना बने कि इस रूप में इसको पास कर देते हैं, तो फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज नहीं होती। किस केस में? संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए।
अगर संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाना है तो उसको सेम प्रोसेस से दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाना होता है। क्लियर बच्चों? प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना चाहिए, जो भी प्रोसेस है प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्लियर है बच्चों? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक है बच्चों? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता। क्लियर है बच्चों? प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना होता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर संघीय प्रकृति के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है, अगर संघीय प्रकृति के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है तो आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों? भारत का संविधान संघीय प्रकृति का संविधान है, भले ही उसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं हो यानी यूनिटेरी फीचर्स हो। क्लियर है? तो संघीय प्रकृति यानी फेडरल नेचर या फेडरल सिस्टम से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं भारत के संविधान के, अगर उनमें संशोधन किया जा रहा है तो फिर आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, या कहें कि आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थन आवश्यक होता है। और यह विधानमंडल जो है साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित करके अपना समर्थन जाहिर करते हैं, साधारण बहुमत से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न वही पूछें जो क्लास के लिए प्रासंगिक हों। आज की क्लास से संबंधित प्रश्न ही पूछिए। अगर संघीय प्रकृति यानी फेडरल नेचर के प्रावधानों में संशोधन है करना चाह रहे हैं सरकार, तो आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट बच्चों? इसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, सहमति के लिए भेजा जाता है। जब संसद के द्वारा दी गई प्रक्रिया से गुजर जाता है संविधान संशोधन विधेयक, और अगर राज्यों की सहमति चाहिए तो आधे राज्यों की सहमति भी उसको मिल जाती है, तो उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति के लिए। और अब यहां पर राष्ट्रपति जो है उसके पास एक ही विकल्प होता है संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में, वो होता है सहमति देना। राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक को जिसको पारित कर दिया है संसद ने, उस पर न तो वो सहमति देने से मना कर सकता है और न ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है बच्चों? अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक प्रॉपर प्रक्रिया से गुजरकर संसद के द्वारा पारित होकर और अगर आवश्यक हो तो आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास सहमति प्राप्त करने पहुंचता है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। ठीक है? और ये जो स्थिति है ये 1971 के बाद से है, यानी 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है बच्चों? 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो उसको फिर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता और न ही उसको पुनर्विचार के लिए विधायिका को यानी संसद को लौटा सकता है।
क्लियर है बच्चों? यानी राष्ट्रपति जो है वो अपनी सहमति देता है, उसकी बाध्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है ये उसके लिए, उसको सहमति देनी ही होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछिए आज की क्लास से। और जैसे ही राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देते हैं संविधान संशोधन विधेयक को, तो वो बन जाता है फिर अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान जो है इसके जस्ट बाद जो है संशोधित हो जाता है, यानी संविधान में जो संशोधन करना है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है संविधान संशोधन विधेयक को, वो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और उस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में जो संशोधन किए जाने होते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं, यानी संविधान जो है वो संशोधित हो जाता है। शिवांगी कुशवाहा जी, संघीय प्रकृति को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, भारत का संविधान जो है संघीय है, उसमें सरकारों के दो स्तर हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। और केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति, चाहे वो विधायी शक्ति हो चाहे कार्यपालिका शक्ति हो, वो भारत के संविधान से प्राप्त होती है, बिल्कुल सीधे सीधे। ठीक है, राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है और विधायिका शक्ति है वो भी संविधान में उससे संबंधित प्रावधान है। केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है और विधायिका शक्ति है उससे संबंधित प्रावधान भी संविधान में है। और इसके अलावा केंद्र के स्तर पर जो न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट, उससे संबंधित प्रावधान भी हैं। और राज्य के स्तर पर जो न्यायपालिका है यानी कि उच्च न्यायालय, उनसे संबंधित प्रावधान भी संविधान में है। तो ये सभी जो प्रावधान हैं ये सभी संघीय प्रकृति के संविधान हैं, प्रावधान हैं, यानी इनमें अगर परिवर्तन होता है तो उससे संघीय संबंधों पर असर पड़ता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो फेडरल रिलेशंस हैं, संघीय संबंध हैं, केंद्र राज्य संबंध, उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे प्रावधानों में जो संशोधन होता है उसमें संसद की भूमिका तो है, लेकिन साथ ही आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, क्योंकि संघीय प्रकृति के प्रावधानों से सीधे सीधे राज्यों के हित जो है वो जुड़े हुए होते हैं संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, बाकी आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे हैं जो संघीय प्रकृति के हैं, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने बेसिक देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन जो होता है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है बच्चों, बहुत फोकस कीजिएगा यहां पर कंफ्यूजन अगर दूर हो गया तो फिर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। संविधान में संशोधन के 3 प्रकार हैं। एक तो वो संशोधन जो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाते हैं, संसद के द्वारा हो जाते हैं और किसी की भूमिका इसमें नहीं है। और संसद में भी साधारण बहुमत से हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? एक तो ये हो गए जिनको संशोधन माना जाता है, इनको डिटेल में देखेंगे तीनों को। दूसरा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन होते हैं, और 368 के अंतर्गत जो है 2 तरह के संशोधन होते हैं, 2 तरह से संशोधन प्रक्रिया दी गई है। ठीक है बच्चों,
कुछ प्रावधान तो संविधान के ऐसे हैं जिनमें संसद में विशेष बहुमत से संशोधन हो जाता है, यानी संसद के अलावा किसी और की भूमिका नहीं है। संसद में विशेष बहुमत से संशोधन अगर कर दिया तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों। शिवम गंगवार जी, दो तरह से दिए गए हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत जिनकी मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो तरह से संशोधन होते हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जो आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर हैं, उनका आर्टिकल 368 से कोई संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, उनकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और उनमें क्या है कि संसद जो है साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है, यानी कि बिल्कुल जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया होती है ठीक उसी प्रक्रिया का पालन करके संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, उनमें भारत की संसद जो है वो परिवर्तन कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर तीन प्रक्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं, एक और दो। संसद में विशेष बहुमत से संशोधन, और दूसरा है संघीय प्रकृति के प्रावधानों से संबंधित, संघीय प्रकृति के प्रावधानों से संबंधित। उसके लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी चाहिए होता है। क्लियर है बच्चों? यानी संसद में विशेष बहुमत से तो पारित होना ही है, प्लस ये प्लस बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस इसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा रेटिफाई भी होना चाहिए, यानी संस्तुति भी मिलनी चाहिए। और तीसरे तरह के प्रावधान ये माने जा सकते हैं जिनका आर्टिकल 368 से कोई संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, जिनका आर्टिकल 368 से कोई संबंध नहीं है, ये आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर हैं। इनमें जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो बिल्कुल सामान्य विधायन की प्रक्रिया के समान होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आर्टिकल 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना, या अगर ऑलरेडी विधान परिषद है तो उसको समाप्त करना। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत अगर भारत की संसद कानून लाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करती है या किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करती है तो ये संविधान संशोधन ही है। लेकिन ये संविधान संशोधन जो है इसका आर्टिकल 368 से कोई संबंध नहीं है, आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है ये, और इसमें सामान्य विधायी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शिखा वर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम संविधान में संशोधन के ये जो तीन प्रकार हैं इन तीनों को डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा अगर किसी बच्चे को डाउट है तो देख लेते हैं संविधान में संशोधन का पहला तरीका। संविधान में संशोधन का पहला तरीका। ठीक है बच्चों, भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन जो है करने के लिए आर्टिकल 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं करना होता। ठीक है बच्चों, ये जो भारत के संविधान के प्रावधान हैं इनमें संशोधन आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है, आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है, दायरे से बाहर है। और इन प्रावधानों में संसद में साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। संसद में साधारण बहुमत और बिल्कुल सामान्य विधायी प्रक्रिया का पालन करके
इन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, इन अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। जैसे भारत में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य का गठन, इसके अलावा जो वर्तमान में राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, तो इस तरह का कोई परिवर्तन अगर करती है तो भारत की संसद सिंपल कर सकती है सामान्य बहुमत से। आर्टिकल 368 से कोई इसका लेना देना नहीं है। लेकिन संविधान में इससे परिवर्तन होता है तो संविधान संशोधन तो इसको माना जाएगा। इसके अलावा विधान परिषद, विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या अगर किसी राज्य में विधान परिषद ऑलरेडी है तो उसकी समाप्ति, यानी कि आर्टिकल 169। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 169 के अंतर्गत भारत की संसद को जो शक्ति है उससे संविधान में संशोधन होता है, लेकिन उसका आर्टिकल 368 से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित कोई भी परिवर्तन, आधिकारिक भाषा का प्रयोग, इससे संबंधित प्रावधान, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण। ठीक है बच्चों, और इसी तरह के अनेक प्रावधान हैं, आपकी बुक में उसकी सूची दी गई है, आप उनको याद जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, नए राज्यों का प्रवेश मतलब नए राज्यों को शामिल करना, जैसे सिक्किम को किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 169। ठीक है बच्चों, तो संविधान संशोधन का पहला तरीका आपने देख लिया, संविधान संशोधन का पहला तरीका आपने देख लिया। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं दूसरा तरीका, संविधान संशोधन का दूसरा तरीका। संविधान संशोधन का दूसरा तरीका, संविधान संशोधन का दूसरा और तीसरा तरीका जो है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। दोनों आर्टिकल 368 के दायरे के अंदर हैं। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 368 में प्रक्रिया दी गई है, उसका पालन करना होगा और संसद में विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा, विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कई सारी चीजें हैं शिवम जी, काफी लंबी लिस्ट है, उसको जो है ध्यान में रखना है, याद करना है, और जैसे जैसे संविधान में उसको हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे संशोधन कैसे हो सकता है, किस प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन का दूसरा तरीका देख लेते हैं बच्चों। दूसरा तरीका, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही जाना होगा और संसद में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब समझते हैं बच्चों, आप क्या मतलब समझते हैं? विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है? विशेष बहुमत का अर्थ होता है संसद में उपस्थित और मत देने वाले सांसद वो 2/3 हो कम से कम, और कुल सदस्य संख्या जो हो सदन की उसका साधारण बहुमत हो कम से कम।
ठीक है बच्चों। उपस्थित और मत देने वाले सांसदों या सदन के सदस्यों का 2/3 और सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा, ये दोनों कंडीशन जो है पूरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। विशेष बहुमत में 2 शर्तें होती हैं, दोनों पूरी होनी चाहिए। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत। ठीक है बच्चों, दोनों सुनिश्चित होनी चाहिए। दोनों इंश्योर हो जाती हैं तो माना जाता है कि विशेष बहुमत से कार्य हुआ है। तो बच्चों संविधान संशोधन का दूसरा तरीका है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है ये, संसद में विशेष बहुमत से संशोधन। और इसके अंतर्गत संविधान के किस किस भाग में संशोधन होता है, जैसे कि मौलिक अधिकार, जैसे कि नीति निदेशक तत्व, और इसके अलावा अन्य सभी प्रावधान जो पहले तरीके और तीसरे तरीके के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है बच्चों, ये जो तरीका हम देख रहे हैं इस टाइम संविधान में संशोधन का, ये तरीका जो है वो तरीका है जिसके माध्यम से अधिकांश संविधान के भाग का, यानी हमारे संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन होता है। ठीक है बच्चों। तो विशेष रूप से वे प्रावधान जिनके अंतर्गत पहले तरीके से संशोधन होता है, और विशेष रूप से वे प्रावधान जिनके अंतर्गत तीसरे तरीके से संशोधन होता है, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी संविधान जितना भी बचा उसमें संशोधन का तरीका यही है, दूसरा तरीका। भारत के संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन जो होता है वो इसी तरीके से होता है। संविधान संशोधन का जो दूसरा तरीका है जो आपके सामने है। ठीक है बच्चों, यानी संसद के द्वारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत, विशेष बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। जो बच्चे मौलिक अधिकार नहीं समझते उनको जो है हमारी क्लास देखनी पड़ेगी, पहले हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आपको जो है प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देखना होगा। ठीक है बच्चों, यानी भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के या अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध हैं कई सारे अधिकार, तो उनकी बात हो रही है। और यहाँ पे भारत के संविधान के भाग 4 की बात हो रही है, नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके लिए बच्चों आपको हमारी पहली क्लासेस देखनी होंगी। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं संविधान संशोधन का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका, संविधान संशोधन का तीसरा तरीका। क्लियर है बच्चों? और ये तरीका भी आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। इसमें 2 तरह की कंडीशन है। एक तो संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए विधेयक, संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरा जो है आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रावधान है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके अंतर्गत संशोधन की हम बात कर रहे हैं, ये संघीय प्रकृति के प्रावधान है, यानी फेडरल नेचर के प्रावधानों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, भारत के संविधान में जो संघीय प्रकृति यानी फेडरल नेचर के प्रावधान हैं, उनमें अगर संशोधन किया जाना है तो उसका तरीका यही है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक, और उसके बाद आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसको समर्थन मिलना चाहिए, सामान्य बहुमत के द्वारा उसको पारित किया जाना चाहिए।
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो भारत के संविधान के जो संघीय प्रकृति के प्रावधान हैं यानी फेडरल नेचर के, उनमें ऐसा होता है। और कौन कौन से प्रावधान हैं जो फेडरल नेचर के हैं उनको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भारत के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी इन दोनों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, संघ और राज्यों की विधायिका शक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों में और हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों में संशोधन। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची दी गई है, राज्य सूची दी गई है और समवर्ती सूची भी दी गई है, यानी 3 सूचियां दी गई हैं जिनके माध्यम से विधायी शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो 7वीं अनुसूची जो है वो अपने आप में संघीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में अगर किसी भी अनुसूची में किसी भी सूची में परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो उसको माना जाएगा संघीय प्रकृति का अमेंडमेंट या संशोधन, और उसके लिए इसी प्रोसेस का पालन करना होगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद से संबंधित जो प्रावधान है, जीएसटी काउंसिल यानी भारत के संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था जीएसटी संबंधी प्रावधान। तो जीएसटी परिषद जो होती है, जीएसटी काउंसिल, उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना है तो वो भी इसी प्रक्रिया से होगा। इसके अलावा संसद में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो संविधान संशोधन भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होगा, यानी कि संसद में विशेष बहुमत से संशोधन और आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा समर्थन। क्लियर है बच्चों ये बात। और इसके अलावा खुद आर्टिकल 368 में अगर संशोधन करना है, ये महत्वपूर्ण बात है, आर्टिकल 368 में अगर संशोधन करना है तो उसको संशोधित करने की प्रक्रिया भी यही है, संसद में विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया भी यही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से सभी प्रावधानों को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 श्रेणियों में जो प्रावधान बांटे गए हैं इनको 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों ये बात। तो हमने पहला तरीका देखा, ये पहला तरीका देखा, उसके बाद हमने ये दूसरा तरीका देखा और उसके बाद हमने ये तीसरा तरीका भी देखा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 101वां है, 101। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो है जीएसटी से संबंधित। क्लियर। अब देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की ये जो प्रक्रिया है इसकी आलोचना की जाती है आलोचकों के द्वारा। तो किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है, किस किस आधार पर आलोचना की जाती है भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, उसके बारे में देख लेते हैं। पहली आलोचना तो यह है कि संशोधन के लिए किसी विशेष संस्था का प्रावधान नहीं है, क्योंकि
जो वर्तमान संस्थाएं हैं, जो एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं, यानी कि संसद के द्वारा ही संशोधन हो जाता है, यानी विधायिका के द्वारा ही संविधान संशोधन का कार्य भी हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बात यह है कि सामान्य विधान जिस प्रक्रिया के द्वारा, या कहें कि जिस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं, उसी संस्था के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा ही। जबकि अन्य कई देशों में जो व्यवस्था है वो दूसरी है, वहां पे कुछ विशेष संस्थाओं का गठन किया जाता है संविधान संशोधन करने के लिए। जैसे अमेरिका में संविधान संशोधन करने के कुछ तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि अगर 2/3 राज्य, अमेरिका के 2/3 राज्य, उनकी विधायिकाएं ऐसी मांग करें, ऐसी याचिका दें अमेरिका की संघीय विधायिका को, यानी कि यूएस कांग्रेस को, कि वो एक संस्था का गठन करे जिसके माध्यम से संविधान संशोधन किया जाए, तो ऐसी संस्था को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। तो आप देखिए कि अमेरिका में प्रावधान है कि एक विशेष संस्था का गठन किया जाए विशेष उद्देश्य से, यानी संविधान में संशोधन के उद्देश्य से। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में तो संसद ही विधान बनाती है और संसद ही एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस आधार पर आलोचना की जाती है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की, कि यहाँ पे संशोधन के लिए किसी विशेष संस्था का प्रावधान नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के गठन का। ठीक है बच्चों। आलोचना का जो दूसरा आधार है वो क्या है? वो यह है कि संशोधन प्रक्रिया को शुरू करने की जो शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है, यानी संघीय विधायिका के पास है। ठीक है बच्चों। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति जो है वो सिर्फ संसद के पास है, यानी संघीय विधायिका के पास है। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संघीय विधायिका जो है, यानी कि संसद, केवल वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इसके अलावा तीसरा जो आलोचना का आधार है वो ये है कि संविधान के अधिकतर भागों में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही हो जाता है, चाहे वो सामान्य बहुमत से हो या फिर विशेष बहुमत से। यानी यहाँ पे संविधान संशोधन करने के पहले तरीके और दूसरे तरीके की बात हो रही है, जिनकी चर्चा हमने कुछ देर पहले करी थी। यानी कि अगर प्रावधान ऐसे नहीं है जो संघीय प्रकृति के हों, यानी फेडरल नेचर के हों, तो ऐसे प्रावधान तो ज्यादा नहीं है। उनके अलावा जो अधिकांश संविधान है या भारत के संविधान का अधिकांश जो भाग है ऐसा जिसमें संघीय प्रकृति के प्रावधान नहीं है, तो उनमें संशोधन के दो तरीके हमने पढ़े। या तो संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है या तो संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन दोनों ही केस में केवल संसद के द्वारा ही संशोधन हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि संविधान के अधिकतर भागों में, यानी कि अधिकांश भागों में, संशोधन केवल संसद के द्वारा ही संभव हो जाता है। और इस प्रक्रिया में या तो संसद जो है सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन करती है, जो कि आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है, या तो फिर वो क्या करती है, विशेष बहुमत से संशोधन करती है, जो कि आर्टिकल 368 के दायरे में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हुआ पॉइंट। इसी से जुड़ा हुआ आलोचना का दूसरा पॉइंट ये है कि केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जिनमें राज्यों की विधायिकाओं की भी कुछ भूमिका है। केवल कुछ मामलों में ही
राज्य विधायिकाओं की सहमति आवश्यक है। यानी यहाँ पे बात हो रही है संघीय प्रकृति के प्रावधानों की, यानी फेडरल नेचर के प्रावधानों की, जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, ऐसे प्रावधानों की। ठीक है बच्चों, केवल कुछ मामलों में ही राज्यों की विधायिकाओं की सहमति आवश्यक होती है। यानी कि संघीय प्रावधानों की बात हो रही है, फेडरल नेचर के प्रावधानों की बात यहां पे हो रही है। तो आलोचना के ये जो 4 आधार हैं ये देख लिए बच्चों आपने। अब इसके अलावा भी कुछ आधार हैं जिन पर आलोचना की जाती है, उनको देख लेते हैं। अगर भारत के संविधान में संघीय प्रकृति के जो प्रावधान हैं उनसे संबंधित संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना होता है, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है आधे राज्यों की सहमति के लिए भेजा जाता है, ये बात हम कर चुके हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि कितने समय में वो पास करेंगे उसको या नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक कमी है जो पॉइंट आउट करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया के आलोचक, कि संविधान में राज्यों की विधायिकाओं के लिए समय सीमा नहीं दी गई है, समय सीमा नहीं दी गई है कि कब तक उन्हें सहमति देनी है या असहमति व्यक्त करनी है। तो ये प्रोसेस जो है ये ओपन एंडेड है। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति दे देते हैं तो उस विधेयक को फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई भारत के संविधान में कि कितने समय के अंदर उन्हें संविधान संशोधन विधेयक को अपना समर्थन देना है या नहीं देना है। तो ये भी एक आलोचना का आधार है। इसके अलावा अगला जो आधार है आलोचना का वो है कि गतिरोध अगर हो जाए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पे आलोचक कहते हैं कि सामान्य विधेयक के केस में तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कर दिया गया संविधान में, लेकिन संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए, ठीक है, वहां पे कोई प्रावधान नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का, संयुक्त बैठक का। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया की। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 क्लियर हुआ बच्चों आपको। गतिरोध की स्थिति में अगर संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध बन जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो उसमें क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल शिवम जी, बिल्कुल, कितने भी दिनों तक वो अपने पास रख सकता है कोई भी राज्य, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता क्योंकि राज्य तो काफी सारे हैं ना। तो उनमें से कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जिनमें उस पार्टी की सरकार होती है जिसकी सरकार केंद्र में होती है। तो जब केंद्र सरकार संसद के माध्यम से किसी संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करा देती है, तो उसके बाद उसी राजनीतिक दल की सरकार जिस 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 इस राज्य में होती है तो वहां पे वो उसको पारित करा देते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस जो है ये उतना स्लो भी नहीं है जितना कि दिख रहा है। ठीक है बच्चों, पॉलिटिकल लेवल पे पहले ही एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक कैलकुलेशन कर ली जाती है केंद्र के द्वारा कि अगर हम ऐसा संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं तो उसको क्या विशेष बहुमत से हम पारित करा पाएंगे राज्यसभा में और लोकसभा में, और उसके बाद किस किस राज्य के द्वारा उसको समर्थन मिल जाएगा। तो ये राजनीतिक कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन पहले ही कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगली जो आलोचना है उसका आधार क्या है, उसका आधार है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल सामान्य विधायी प्रक्रिया के समान ही है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है,
प्रत्येक स्टेज पर, ये तो है, लेकिन इसके अलावा संसद में किसी भी विधान को पारित करने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की भी है। ठीक है बच्चों, संसद के अंदर कई तरह की स्टेज होती है ना किसी भी सामान्य विधेयक को पारित करने की। कई बार उसको पढ़ा जाता है, हो सकता है बीच में संसदीय समिति को भी भेज दिया जाए, कई बार उस पर अमेंडमेंट लिए जाते हैं, फिर से उसको पढ़ा जाता है, फिर से वोटिंग होती है। तो सामान्य विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है संसद के अंतर्गत सामान्य विधेयकों को पारित कराने में, ठीक उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने में। बस अंतर सिर्फ इतना है कि सामान्य विधेयक के केस में सामान्य बहुमत से पारित होता है हर बार, और संविधान संशोधन विधेयक के केस में विशेष बहुमत से पारित करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। आलोचना का एक आधार यह है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान हैं वे अधूरे हैं और इस वजह से न्यायालय में मामला जाता है उसकी संभावना अधिक रहती है भारत के संविधान के अंतर्गत। ये बात सही भी मानी जा सकती है क्योंकि न्यायालय में तो चीजें जाती ही हैं। भाई केशवानंद भारती मामले में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया, तो कहीं ना कहीं कोई विवाद था, वो गया उच्चतम न्यायालय के पास, तभी तो ऐसा फैसला आया ना। उससे पहले भी गोलकनाथ के केस में, शंकरी प्रसाद के केस में मामला जो है जा चुका है उच्चतम न्यायालय के पास संसद की शक्ति के संबंध में, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के संबंध में कई बार जो है मामले या विवाद जा चुके हैं उच्चतम न्यायालय के पास। तो इन 8 आधारों पर संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संशोधन प्रक्रिया पर कुछ विचार देख लेते हैं और उसके बाद जो है निष्कर्ष निकालते हैं अपना। ठीक है बच्चों, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए हैं केसी वेहर। इनका कहना है कि भारत का जो संविधान है वो लचीलेपन व कठोरता का बेहतर संतुलन है, यानी बैलेंस है, बहुत अच्छा बैलेंस है। भारत का संविधान, उसमें दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो कठोर है न ही लचीली है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का बैलेंस बनाया गया है, ऐसा कहना है केसी वेहर का। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है उसको हम चाहते हैं कि वो ठोस और स्थायी बने, यानी वो ठोस और स्थायी बने, लेकिन ऐसा भी हम नहीं चाहते कि उसमें कुछ लचीलापन न हो, क्योंकि कोई भी संविधान किसी भी देश का हो, बदलती परिस्थितियों के साथ उसको बदलना आवश्यक हो जाता है। ठीक है बच्चों, शिवम जी आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान जो होता है वो उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा संविधान हो, जैसे समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, उसी तरह उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है। ठीक है, तो जवाहरलाल जी का कहना था कि हमारा संविधान ठोस हो, स्थायी हो, ये हम चाहते हैं, लेकिन कुछ लचीला भी हो, यानी उसमें जरूरत पड़े तो परिवर्तन भी हो सके, और इसीलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वैसा बनाया गया है जो ना तो कठोर है और ना ही लचीली है, यानी बैलेंस, संतुलन। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में कि संविधान सभा ने अंतिम की मोहर नहीं लगाई संविधान पे, यानी संविधान को यह नहीं कहा कि ये फाइनल है। संविधान सभा ने संविधान पे अंतिम होने की मोहर नहीं लगाई, यानी कि संविधान जो है वो फाइनल है, ऐसा नहीं बोला। और संविधान हेतु सरल प्रक्रिया दी, संविधान में संशोधन की सरल प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया दी गई है, और संविधान
संविधान सभा जो थी उसने ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसी कोई मोहर नहीं लगाई कि संविधान जो बन गया यानी जो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से वो फाइनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में संशोधन संभव है, जो कि एक जरूरी चीज होती है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए और इसीलिए एक सरल प्रक्रिया दी गई है भारत के संविधान में। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर से केसी वेहर का ही एक स्टेटमेंट दिया गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में जो विविधता है यानी वैरायटी है वो बुद्धिमत्तापूर्ण है। भारत के संविधान में प्रावधानों को 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों भागों के प्रावधानों के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो 3 तरह की है, 3 अलग अलग तरह की है। 2 प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत है, एक प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैरायटी है, ये जो वेरिएशन है संविधान संशोधन करने में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो ये वैरायटी दी गई है ये बुद्धिमत्तापूर्ण है, ऐसा बोला केसी वेयर ने। ठीक है बच्चों, तो निष्कर्ष यही है कि भारत का संविधान न तो इतना लचीला है कि कोई एक सरकार पावर में आए जिसके पास अच्छे खासे सांसद हों तो वो संविधान में मनमाना परिवर्तन कर सके, ऐसा नहीं है। और ना ही इतना रिजिड है भारत का संविधान कि उसमें बदलती परिस्थितियों के हिसाब से उसमें संशोधन भी न किया जा सके। भारत का संविधान या उसमें दी गई प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका की जैसी जटिल नहीं है, कनाडा की जैसी जटिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के जैसी जटिल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारा संविधान लचीला भी है, रिजिड भी है। जहां आवश्यक है वहां पे लचीला है, जिन प्रावधानों के संबंध में आवश्यक है कठोरता की वहां पे रिजिड है। तो ये वैरायटी है, बैलेंस है, संतुलन है, सम्मिश्रण है, सिंथेसिस है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा जो है समाप्त होती है बच्चों आपकी। हमने पढ़ लिया संविधान में संशोधन कैसे कैसे होता है, किस किस प्रक्रिया से होता है, संविधान के प्रावधानों को संशोधन के नजरिए से कितने भागों में बांटा जा सकता है, संसद की क्या भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है केशवानंद भारती व अन्य मामलों में। ठीक है बच्चों, राज्य विधानमंडलों की क्या भूमिका है। ठीक है बच्चों, आज क्लास 10 बजे तक नहीं चलेगी, आज क्लास अभी जो है समाप्त हो रही है। आप लोग जाके खाना खा सकते हैं। कल बच्चों सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी, परसों संडे को भी नहीं होगी। अब आपकी और हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी मंडे को शाम को 8 बजे, और हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की मौलिक संरचना। भारत के संविधान की मौलिक संरचना यानी मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1973 में 1973 में केशवानंद भारती मामले में जो फैसला दिया था उसके अंतर्गत जो बात कही थी, संसद की भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर जो सीमा लगाई थी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना का सिद्धांत, उसको हम पढ़ेंगे मंडे को 8 बजे। ठीक है बच्चों, तब तक आप जो है सैटरडे और संडे को क्या करने वाले हो, जो क्लासेस आपने मिस करी हो बीच में कुछ, या आप लेट आए हो तो उनको दोबारा देखना, क्लासेस को शेयर करना। और बच्चों आप कमेंट बहुत कम करते हो, ऑफलाइन कमेंट किया कीजिए। अभी भी काफी बच्चे लाइव हैं लेकिन कमेंट जो है काफी कम होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। अपना वीकेंड जो है एंजॉय कीजिए, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।